हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज हम समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट लेसन था समाज शास्त्र और समाज, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दिया था, आज मैं आप लोगों को उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, समाज शब्द के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए। यह आपके सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से किस प्रकार अलग है। ठीक ना बच्चों। तो आइए आज इस प्रश्न के बारे में हम लोग बड़े ही अच्छे तरह से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक ना। तो आइए, उत्तर हमारा यूँ शुरू होता है। सामान्य रूप से समाज शब्द से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। समाज के बारे में हम जान रहे हैं और समाज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। समाज बहुत बड़ा शब्द है, इसको गहराई से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि समाज क्या है और समाज कहाँ नहीं है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि समाज एक अत्यधिक प्रचलित शब्द है जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, विद्यार्थी समाज तथा बाल समाज आदि शब्दों का प्रयोग व्यक्ति इसी अर्थ में करते हैं। कुछ लोग समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में अथवा एक समिति या संस्था के रूप में भी करते हैं। इसी कारण समाज के अर्थ के संबंध में काफ़ी अनिश्चितता पाई जाती है। ठीक ना। अनिश्चितता अर्थात समाज के समुचित अर्थ को लोग अभी भी विद्वानों ने अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। हालांकि आगे हम लोग जानेंगे समाज के बारे में कि किस तरह से बहुत विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसके परिभाषा को कोई काट नहीं सकता। तो आइए देखते हैं, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग जन साधारण द्वारा लगाए गए इन अर्थों में नहीं होता, बल्कि वरन यह एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करता है। समाज शास्त्र एक विज्ञान है तथा विज्ञान होने के नाते इसकी एक अपनी शब्दावली है। अपनी क्या है? शब्दावली है। वैज्ञानिक शब्दावली में प्रत्येक शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी इसी प्रकार का एक शब्द संकल्पना अवधारणा है जिसका संबंध समाज शास्त्र की शब्दावली से है। पूरी तरह से जानिए, अच्छी है। इस नाते न केवल इसका स्पष्ट अर्थ है बल्कि इसके विभिन्न पक्षों के बारे में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैकाइवर एवं पेज ने तो कहा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहारों के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। कौन? समाज। इस निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यानी कि समाज वह प्रक्रिया है जो सदैव परिवर्तित होती रहती है या बदलते रहती है, तो उसको हम समाज कहते हैं। और समाज एक सामाजिक संबंधों की एक अंतः क्रिया है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। समाज की यह परिभाषा समाज के विभिन्न पक्षों को पूर्णतः स्पष्ट करने वाली मानी जाती है। समाज मूर्त न होकर अमूर्त होता है। यह कोई अखंडित व्यवस्था नहीं, बल्कि इसमें अनेक समूह एवं उपसमूह पाए जाते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार हेतु निश्चित रीतियों एवं कार्य प्रणालियाँ होती हैं।
जिन्हें संस्थाएं कहा जाता है, कहा जा सकता है। संस्थाएं व्यक्ति को समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यूँ कह लीजिए कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो होती है, परंतु वह अन्य व्यक्तियों से व्यवहार हेतु समाज द्वारा मान्य रीतियों में से ही किसी एक का चयन करता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति समाज से छूता नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों में से जो संबंध पाए जाते हैं या विभिन्न व्यक्तियों में जो संबंध पाए जाते हैं उन्हीं को समाज कहते हैं। अर्थात पहले भी आप लोगों को बता दिए हम कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और समाजों का अंतः संबंध है। जो समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वही समाज है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज से अछूता रह सके। कहने का मतलब कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब्जी विक्रेता, मजदूर, किसान, ठीक ना, जितने भी लोग हैं वह समाज के ही अंग हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न पक्ष मिलकर एक जटिल व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसी को समाज के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं समाज के क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य बौद्धिक ज्ञान में अंतर। समाज के क्रमबद्ध ज्ञान एवं बौद्धिक ज्ञान में अंतर। क्या अंतर ज्ञान हमें है, देखते हैं। समाज शास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अर्थात विधिवत, सुसंगठित और बिल्कुल अच्छी तरह से क्या किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन एक विशिष्ट दृष्टिकोण या चिंतन द्वारा किया जाता है जिसे समाजशास्त्री चिंतन कहते हैं। यह चिंतन सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न होता है और सामान्यतः बौद्धिक ज्ञान में दार्शनिक एवं धार्मिक अनुचिंतन सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी बातों एवं घटनाओं को देखते हैं परंतु उनके बारे में वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते, अर्थात उनका क्रमबद्ध वर्णन करने का प्रयास नहीं करते। ठीक है। जैसे यदि हम किसी भिखारी को किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान से यह सोच लेते हैं कि वह शायद गरीब है इसलिए भीख मांग रहा है। यदि इसी को हम समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा चिंतन पूर्णतः अलग होगा। हमारी सोच के प्रमुख बिंदु इस प्रकार होंगे। क्या सभी गरीब भिक्षा मांगने पर विवश होते हैं? यदि नहीं तो केवल कुछ व्यक्ति ही भिक्षावृत्ति क्यों करते हैं? भिक्षावृत्ति एक राष्ट्रीय समस्या क्यों है? गरीबों के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति के क्या कारण हैं? क्या इस समस्या के कारण का पता लगाकर इसका निराकरण करना संभव है? भिक्षावृत्ति जनहित का मुद्दा क्या है? सरकार भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए क्या प्रयास कर रही है? इन सबों के बारे में हमारा समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हमारा यह चिंतन निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से समाज का क्रमबद्ध चिंतन व्यक्तियों में जिस दृष्टिकोण को विकसित करता है उसी को समाजशास्त्री दृष्टिकोण या चिंतन कहते हैं। यह चिंतन भिक्षावृत्ति के इतिहास, भिखारियों की जीवन दशाओं, उनके आर्थिक कारणों एवं समस्याओं के समाधान की खोज की उत्सुकता से भर देता है। ठीक है बच्चों। इस तरह से हम समझेंगे कि रोज़मर्रा के समान प्रेक्षण से भी भिन्न है। रोज़मर्रा की घटनाएं व्यक्तियों में समाजशास्त्रीय सोच विकसित नहीं करती। हम बहुत सी घटनाओं को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए अपने पड़ोस में एक कामकाजी महिला को अपने पति, सास ससुर या अन्य सदस्य से झगड़ते हुए देखकर हम सोच लेते हैं कि अमुक महिला ही ऐसी है। यदि हम इसी को समाजशास्त्रिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सामने कामकाजी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे सामने आएंगे। इसमें यह होगा कामकाजी महिलाएं ही ऐसा क्यों करती हैं? क्या बिना कामकाजी महिलाएं वाले परिवारों में भी ऐसा होता है? क्या आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार भी है जिसमें कामकाजी महिलाएं देख लेते हैं दूसरे पेज में।
जिसमें कामकाजी महिलाएं प्रेक्षण का समाजशास्त्र नहीं रहा है। तो इस तरह से हम इसके अर्थ को जान लिए और समझ लिए। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ द एंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है चर्चा कीजिए कि आजकल अलग अलग विषयों में परस्पर लेन देन कितना ज़्यादा है। अलग अलग विषयों में परस्पर लेन देन कितना ज़्यादा है। तो इसका उत्तर को हम लोग जानेंगे कि मानव द्वारा अर्जित ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि आते हैं। ठीक है बच्चों, आदि आते हैं। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि विषय आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र तथा आदि सामाजिक विज्ञानों से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो यूँ कह लीजिए कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो समाजशास्त्र से अछूता हो, अर्थात समाजशास्त्र का आश्रय न लेता हो, अर्थात समाजशास्त्र से बाहर हो। अर्थात कोई भी विषय हो वह समाजशास्त्र से ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ पर समाजशास्त्र नहीं है। समाजशास्त्र में प्रायः उन्हीं तथ्यों विषयों का अध्ययन किया जाता है जिनका कि समानतः अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन करते हैं, परंतु इनके दृष्टिकोण व भिन्नता पाई जाती है। इनके दृष्टिकोण में क्या कहती है, भिन्नता पाई जाती है। एवं अन्य विज्ञानों का क्षेत्र पर्याप्त सीमित है, जबकि समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि अन्य शास्त्र का एक विशिष्ट पहलू राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक का भी विवेचन करते हैं। इस तरह हम जानते हैं कि आजकल अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में अत्यधिक सहयोग पाया जाता है। मानव के सामाजिक व्यवहारों को समझने हेतु यह सहयोग आवश्यक है। विभिन्न विषयों में पाए जाने वाला सहयोग के परिणाम स्वरूप आज अंतःविषय उपागम पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आगे इसको हम देखेंगे। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से इसका कर दे रहे हैं व्याख्या। विज्ञापन जैसे विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों विषय में किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्री विज्ञापन द्वारा किसी कंपनी की आय में होने वाली वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो समाजशास्त्री इन विज्ञापनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कहीं न कहीं से सभी विषयों को समाहित करती है। ठीक ना, और मानव जीवन को प्रभावित करती है। समाजशास्त्र इन विज्ञानों पर पड़ने वाले प्रभाव को करते हैं। इसी भांति चुनाव एवं मतदान को समझने हेतु राजनीतिक एवं समाजशास्त्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। इतिहासकारों द्वारा अतीत के बारे में जो ठोस विवरण प्रस्तुत हुए हैं, उसके सार से समाजशास्त्री वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। इसी भांति अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी परस्पर संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों के पास यह थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। कल मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कौन क्वेश्चन कराऊंगा? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के मैं आप लोगों के पास कल आऊँगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक ना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, आज की कक्षा को इतने में ही समेटते हैं। तो ओके, बाय बाय।